नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और फार्मासिस्ट की परीक्षा में पूछे गए यूपी जीके के प्रश्न। तो आज की इस क्लास में आपको 40 प्रश्न मिलने वाले हैं। 20-20 प्रश्न दोनों परीक्षाओं में पूछे गए और ये परीक्षा 29 जून को आयोजित हुई थी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। निरंतरता और परिश्रम दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप सफलता का सपना देख रहे हैं। और हमेशा एक बड़ा सपना देखिए, एक अच्छी जीवन का सपना देखिए, ताकि आप उसके लिए प्रयास कर सकें, मेहनत कर सकें। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो यूपी जी के और लोअर पीसीएस बच्चों को ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो काफी अच्छे हैं और यूपी जी के काफी अच्छा पूछा गया था कंप्यूटर की तुलना में। तो इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू हो, मैं आपसे यूपी एजीटीए के लिए बेस्ट प्रैक्टिस बुक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। यहां पर आपको आपके सिलेबस के अनुसार 15 प्रैक्टिस सेट के साथ एक सॉल्व पेपर भी मिलने वाला है और 2025 का ग्रेड 3 का आपका यहां पर व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेगा। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर पहले प्रश्न पत्र पूरा दिया गया है, उसके बाद उसका आंसर की दी गई है, फिर उसके हर प्रश्न की व्याख्या दी गई है। और यहां पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट पेपर 1 भी दिखाता हूं। तो यहां पर पूरा आपको प्रश्न पत्र दिया गया है। दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। कुक्कुट आहार में निम्न में कितना तंतु होना चाहिए? तंतु यानी कि फाइबर। तो यहां पर आपका इंग्लिश वर्ड भी दिए गए हैं ब्रैकेट में, ताकि आप उसको समझ सकें। आप यहां पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट की आंसर की भी दी गई है और उसका भी व्याख्या सहित पूरा हल दिया गया है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप ये बुक खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परीक्षा में पूछे गए यूपी जीके के प्रश्नों के। पहला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में जरदोजी कढ़ाई के संबंध में कौन सा कथन सही वर्णन करता है? कढ़ाई 3 आयामों में की जाती है, कढ़ाई 2 आयामों की जाती है, कढ़ाई में केवल साधारण धागों का उपयोग होता है, कढ़ाई समतल सतह पर की जाती है। तो ये प्रश्न देखिए आपका, आप सामान्यतः ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, तो ये पेपर कठिन बनाने के लिए प्रश्न रखे जाते हैं। और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कढ़ाई 3 आयामों में की जाती है। जरदोजी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सोने की कढ़ाई। सोना और कढ़ाई, ये कढ़ाई धातु के धागों, जरी, मोतियों और स्टोन्स के भारी उपयोग से की जाती है। कढ़ाई के इस भारीपन और उठाव के कारण यह कपड़े की सतह से ऊपर उभर कर एक त्रिआयामी यानी कि 3D प्रभाव उत्पन्न करती है। यही इसकी मुख्य विशेषता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बरेली और आगरा जरदोजी कढ़ाई के प्रमुख केंद्र हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? कैलाश मेला, कुंभ मेला, बटेश्वर पशु मेला, ध्रुपद मेला। तो यहाँ पर जो सही मिलान है बहुत आसान था, कुंभ मेला प्रयागराज। आप सभी अगर ये सही नहीं करके आए हैं तो चिंता की बात है। कुंभ मेला प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है। यह युग्म बिल्कुल सही है। कैलाश मेला आगरा में लगता है, ना कि मेरठ में। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। बटेश्वर पशु मेला जो ऊंट मेला है वो आगरा में लगता है और ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, लखनऊ में नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का राज्य बजट कब प्रस्तुत किया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 20 फरवरी 2025। देखिए, आप करंट ईयर का तैयार करते हैं बजट और पिछले ईयर का बजट पूछ लिया गया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का राज्य बजट 20 फरवरी 2025 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया था। इस बजट का कुल आकार 8,08,736.06 करोड़ था, जो पिछले वर्ष 2024-25 से 9.8% अधिक और उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था। अभी जो 2026-27 के लिए 2026 में बजट आया है वो भी सुरेश कुमार खन्ना ने 2026-27 के लिए पेश किया है और 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। इसका कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ तय किया गया, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, पिछले वर्षों से 12.9% अधिक। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन 1987 में रिक्त स्थान से अलग करके बनाया गया था। तो कहां से अलग करके बनाया गया था यह आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पुराने गोरखपुर वन प्रभाग से। सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है
वर्ष 1987 में इसे पुराने गोरखपुर वन प्रभाग से अलग करके एक स्वतंत्र वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। यह क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश पर्यटन परिपथ के अंतर्गत बुंदेलखंड परिपथ में निम्नलिखित में से कौन से स्थान शामिल हैं, और बुंदेलखंड में कौन कौन से आएंगे ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। बुंदेलखंड परिपथ में मुख्य रूप से दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जिले शामिल हैं। इसमें झांसी है, चित्रकूट है, कालिंजर है, कालिंजर में बांदा, जो बांदा में है कालिंजर, ठीक है, महोबा और बिठूर ये कानपुर के पास में है। विकल्प सी जो है आपका वो बौद्ध परिपथ का हिस्सा है और विकल्प डी ब्रिज आगरा परिपथ का हिस्सा है। विकल्प सी में वाराणसी है, सारनाथ है, कुशीनगर है और श्रावस्ती है। विकल्प डी में आगरा, मथुरा, वृंदावन, फतेहपुर सीकरी है। अगला प्रश्न है आपका कि 2024-25 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 47.26%। उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। एक तो प्राथमिक है जो कृषि के अंतर्गत आता है, दूसरा है द्वितीयक जिसमें उद्योग आते हैं और तृतीयक है जिसमें सेवा क्षेत्र आता है। हालिया आर्थिक आंकड़े और बजट अनुमानों के अनुसार राज्य के जीएसबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 47 से 50% के बीच में रहता है और ये 47.26% है। सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन की योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए किस संस्था को नोडल इकाई नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश वन निगम। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पारिस्थितिकी पर्यटन को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने का मुख्य जिम्मा उत्तर प्रदेश वन निगम को सौंपा गया है। वन निगम ही इको टूरिज्म साइट्स की योजना, विकास और रखरखाव के लिए नोडल इकाई के रूप में काम करता है ताकि पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में 2025-26 के लिए ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर व्यय कितना अनुमानित है। तो सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 7,57,333 करोड़। वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर कुल व्यय 7,57,333 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह आंकड़ा राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर किए जा रहे भारी निवेश को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अकबरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित एक नगर और नगर पालिका बोर्ड है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अंबेडकर नगर। अकबरपुर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय और एक प्रमुख नगर है। यह क्षेत्र अपनी सूती वस्त्र उद्योग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अकबरपुर माटी जो है वो कानपुर देहात जिले का मुख्यालय है जो इससे अलग है, और ये वाला अकबरपुर है जो वो अंबेडकर नगर में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कोयला और चूना पत्थर के प्रमुख खनन केंद्र के रूप में जाना जाता है। कई बार यह प्रश्न आपको करवाया गया होगा और रट गया होगा। डी ऑप्शन आपका सही है, सोनभद्र। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सोनभद्र जिले का सिंगरौली क्षेत्र कोयला खनन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके अलावा कजराहट क्षेत्र उच्च कोटि के चूना पत्थर के लिए जाना जाता है जो सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में झांसी पर कब्जा किया। तो सही उत्तर है आपका ह्यूरोज, ठीक है। कई बार यह प्रश्न आपको करवाया गया है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अंग्रेज सेनापति जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व वाली सेना ने लंबे संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1858 को झांसी के किले पर कब्जा कर लिया। ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो सही उत्तर है आपका चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। हालांकि अब यहां शेर नहीं पाए जाते हैं। यह अभयारण्य अपने राजदरी और देवदरी जलप्रपातों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के प्रसिद्ध ब्रोकेड सूती कपड़े या महीन रेशम पर किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातु धागे।
वाराणसी बनारस अपने विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी और ब्रोकेट के लिए जाना जाता है। ब्रोकेट एक भारी और समृद्ध बुना हुआ कपड़ा होता है। बनारसी ब्रोकेट में रेशम के महीन कपड़ों के ऊपर असली सोने और चांदी के धागों का उपयोग करके जटिल और सुंदर डिजाइन उकेरे जाते हैं। इस शानदार हस्तशिल्प को जीआई टैग भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा केंद्र बनाना। बुंदेलखंड क्षेत्र में बंजर और खाली जमीन की अधिकता तथा सूरज की तेज रोशनी के कारण इसे सोलर पार्कों के लिए चुना गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक हब बनाना है। इससे कोयले में पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि 2025-26 में उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिशेष कितना अनुमानित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.6%। राजस्व अधिशेष का अर्थ है सरकार की राजस्व आय उसके राजस्व व्यय से अधिक है। बजट दस्तावेजों और विभिन्न आर्थिक अनुमानों के आधार पर राज्य का लक्षित राजस्व अधिशेष का लगभग 2.6 से 3% के बीच में रखा जाता है और यही एक ऑप्शन आपका सही है, डी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है आपका ऑप्शन डी, 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत ईवी खरीदने वालों को भारी सब्सिडी और टैक्स छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि 1803 में उत्तर प्रदेश में मराठों को हराने के बाद अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन और आसपास के क्षेत्र पर किसने नियंत्रण स्थापित किया था? तो ये नियंत्रण स्थापित किया था अंग्रेजों ने। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान वर्ष 1803 में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश अंग्रेज सेना ने मराठों को पराजित किया। इस हार के बाद सुरजी अंजन गांव की संधि हुई और अलीगढ़, आगरा, मेरठ तथा बुंदेलखंड के बड़े हिस्से झांसी, बांदा आदि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा नियंत्रण हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सुहेलवा को किस वर्ष वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1988। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में नेपाल सीमा के सहारे फैला हुआ है। इसे बाघों और अन्य जंगली जीवों के संरक्षण के लिए वर्ष 1988 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह भाबर तराई इकोसिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि 1757 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश कितने स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो चुका था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, 5। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद और 1757 प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मुख्य रूप से 5 स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। इनमें प्रमुख थे अवध के नवाब, रुहेलखंड रुहेला सरदार, फर्रुखाबाद बंगस नवाब और बुंदेलखंड के मराठे और स्थानीय राजा। मेरठ दोआब का ऊपरी क्षेत्र नजीबुद्दौला। उत्तर प्रदेश का करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस क्षेत्र में स्थित है? कई बार ये प्रश्न मैंने आपको कराया होगा और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बहराइच जिले के तराई क्षेत्र में स्थित ऊपरी गंगा मैदान में। करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो ऊपरी गंगा के मैदान का हिस्सा है। यह दुधवा टाइगर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ घड़ियाल, बाघ और गैंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यूपी ट्रिपल अरे प्रश्न तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम जो बात करेंगे वो फार्मासिस्ट परीक्षा 29 जून 2026 के यूपी जीके के प्रश्नों की बात करेंगे और इसका पहला प्रश्न और आज का 21वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी कला कांच की चूड़ियों से संबंधित है? और ये संबंधित है फिरोजाबाद कांच उद्योग। ठीक है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर पूरी दुनिया में कांच के उद्योगों और विशेष रूप से कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत की सुहाग नगरी भी कहा जाता है। मुरादाबाद पीतल के लिए, भदोही कालीन के लिए और सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यूपी में कांच का जो म्यूजियम बन रहा है वो फिरोजाबाद में ही बन रहा है। आने वाली परीक्षाओं में इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, इन्हें बंद किया जा रहा है। ठीक है,
मई 2026 के नवीनतम फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने उपभोक्ताओं की लगातार मिल रही शिकायतों और अत्यधिक बिलिंग के भारी विरोध का देखते हुए राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर प्रणाली को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार पहले से लगे हुए लगभग 84 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को अब वापस पोस्टपेड मोड में बदल दिया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान के बजाय मासिक बिल की सामान्य सुविधा मिल सके। देखिए, यूपी में अभी इतनी आमदनी नहीं है कि कोई बिजली का बिल आपका एडवांस में पूरा जमा कर सके। ठीक है, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 8-8 हजार, 5-5 हजार पर नौकरी करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, और वो लोग बिल एडवांस में पूरा जमा कर पाएं और स्मार्ट मीटर के फंक्शन को समझ पाएं, इतना संभव नहीं है। पहले जो हालात हैं वो बदलें, उसके बाद प्रीपेड मीटर लगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जनता को उसके काबिल बनना देना चाहिए, है ना। तो ये फैसला काफी गलत था, सही किया गया है और आगे ऐसे फैसले ना हो, ऐसा बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र से निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन प्रकार सबसे अधिक संबंधित है? और सही उत्तर है आपका यहाँ पर तीर्थ पर्यटन। उत्तर प्रदेश का ब्रिज क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना शामिल है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जो इसे तीर्थ पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश से जुड़े अमीर खुसरो ने मुख्यतः किस साहित्यिक परंपरा में योगदान दिया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, फारसी और हिंदवी साहित्य। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले, वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। उन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। उन्होंने मुख्य रूप से फारसी भाषा में कविताएं लिखी और इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय भाषा हिंदवी यानी कि खड़ी बोली का भी आविष्कार और उसमें खूब रचनाएं की। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कालीन बुनाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये भदोई है। कई बार ये प्रश्न आपको करवाया गया है। भदोई में निर्मित हाथ से बुनी हुई कालीनों को जीआई टैग भी मिला हुआ है और इसलिए इसे कालीन भैया का शहर भी कहा जाता है, कारपेट सिटी कहा जाता है। मेरठ खेल के सामान के लिए और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक कौन सा है? तो यह है आपका ददरी मेला। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला ददरी मेला बहुत प्रसिद्ध है। यह भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, जिनकी शुरुआत महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि ने की थी। कुंभ मेला प्रयागराज में, पुष्कर राजस्थान में और सोनपुर मेला बिहार में लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की नौटंकी को सबसे अच्छे रूप से कैसे वर्णित किया जा सकता है? शास्त्रीय नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला शैली, लोक रंगमंच। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, लोक रंगमंच। नौटंकी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का एक बेहद लोकप्रिय पारंपरिक लोक रंगमंच है। इसमें संगीत, गीत, नृत्य और हास्य व्यंग के माध्यम से पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियों का नाट्य मंचन किया जाता है। कानपुर और हाथरस नौटंकी की दो प्रमुख शैलियां या घराने इसके लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का पर्यटन धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित स्थलों के संयोजन पर आधारित है। तो उत्तर प्रदेश एक मैदानी राज्य है, जहां कोई समुद्र तट या बर्फ से ढके पहाड़ नहीं है। यहाँ का पर्यटन मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों जैसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, ऐतिहासिक स्मारकों जैसे आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और सांस्कृतिक धरोहरों पर टिका हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश गंगा यमुना के विशाल दोआब और मैदानी भाग में स्थित है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र लगभग 43% पर पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक मानी जाती है, जिसे खादर, नई और बांगर पुरानी में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है आपका ऑप्शन डी, तराई क्षेत्र में उच्च जैव विविधता और वन संसाधन पाए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के नीचे हिमालय की तलहटी में स्थित एक नमी वाला क्षेत्र है। पर्याप्त वर्षा और नमी के कारण यह क्षेत्र उच्च जैव विविधता और घने जंगलों से भरा हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतर्निया घाट इसी क्षेत्र में स्थित हैं, जो इसके पारिस्थितिकी महत्व को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कौन सी प्रमुख वनस्पति पाई जाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, यानी कि पतझड़ वाले वन है। ये वन गर्मियों में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इनमें साल, सागौन, महुआ, नीम और शीशम जैसे वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प पीतल के काम से संबंधित है? तो यह है आपका मुरादाबाद का शिल्प। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अपने उत्कृष्ट पीतल के बर्तनों और सजावटी हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। लखनऊ चिकनकारी के लिए, भदोई कालीन के लिए और फिरोजाबाद कांच के काम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो का संचालन कब शुरू हुआ? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, फरवरी 2026 में। उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो का आधिकारिक संचालन 22 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस के अंतिम हिस्से के साथ साथ इस मेरठ मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दूरी और स्टेशन, यह 23 किलोमीटर लंबा इंट्रा सिटी कॉरिडोर है, जिसमें कुल 13 स्टेशन मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम तक शामिल है। भारत की सबसे तेज मेट्रो, यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष परिचालन गति के साथ देश की सबसे तेज दौड़ने वाली मेट्रो सेवा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है आपका, इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा राज्य का विधानमंडल का निचला सदन है और उच्च सदन विधान परिषद है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से आम जनता द्वारा वोट डालकर किया जाता है और इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 6 वर्ष कार्यकाल विधान परिषद के सदस्यों का होता है, ना कि विधान परिषद का। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, दो नदियों के बीच की भूमि। दुआब फारसी भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, दो यानी कि टू और आब यानी कि पानी या नदी। इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की उपजाऊ मैदानी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का दोआब सबसे प्रसिद्ध और अत्यधिक उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की बनारसी तबला शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन है आपका ऑप्शन डी, ये वाराणसी में हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी ताल वाद्य शैली है। बनारसी तबला घराना तबला वादन के 6 मुख्य घरानों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 200 साल पहले पंडित राम साहेब जी द्वारा वाराणसी में हुई थी। ये उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी एक प्रमुख ताल वाद्य शैली है, जिसे अपनी स्पष्टता और गूंज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन करी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका लखनऊ। चिकनकारी एक बहुत ही नाजुक और पारंपरिक हस्तशिल्प कढ़ाई है, जिसे मुख्य रूप से मलमल या सूती कपड़े पर सफेद धागे से किया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूरे विश्व में चिकनकारी कला के लिए प्रसिद्ध है और इस हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक भी यानी कि जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि पद्मावत प्रसिद्ध साहित्यिक कृति किसने लिखी है? तो यह लिखी है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी रचना 16वीं सदी में सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। जायसी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नगर के रहने वाले थे। यह चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है? लखनऊ। बहुत सारे प्रश्न बहुत आसान थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह अवध के नवाबों की राजधानी हुआ करता था। नवाबों के शासनकाल में यहाँ कला, साहित्य, तहजीब, संगीत और वास्तुकला का बहुत विकास हुआ, जैसे इमामबाड़ा का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल का चुनाव राज्य की जनता द्वारा किया जाता, बिल्कुल गलत बात है। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती, यह भी गलत है। राज्यपाल का चुनाव विधानसभा द्वारा किया जाता, यह भी गलत है।
राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी भी राज्य सहित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता या विधानसभा द्वारा नहीं किया जाता है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। देखिए, विगत प्रश्न पत्रों को देखना बहुत जरूरी होता है, इससे आपको अंदाजा लगता है कि प्रश्न किस स्तर के बन सकते हैं। ये दोनों बहुत छोटी भर्तियां थी, बहुत कम लोगों को परीक्षा में बैठना था, इसलिए प्रश्न पत्र थोड़ा आसान बनाया गया। अब इसके आधार बनाकर आप लोअर पीसेस की तैयारी नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है? वो कारण ये है कि ये जो आपका ये भर्ती है, अब क्या होता है, जितनी भी बीच में छोटी छोटी भर्तियां आई स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली, उनमें कट ऑफ बहुत नीचे चला जाता था। तो ये होता था, बताओ 40 नंबर वाले को नौकरी मिल गई, 30 नंबर वाले को नौकरी मिल गई। तो आयोग ने सोचा कि बच्चों की इज्जत भी बनी रहे और पेपर को थोड़ा आसान कर दिया जाए, जिससे कि कट ऑफ इज्जतदार बनी रहे। तो अब कट ऑफ थोड़ी ऊपर रहेगी, लेकिन लोअर का बेस ये मानकर मत चलिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको थोड़ा डीप में जाकर पढ़ना पड़ेगा। यूपी जीके में जो आपका फार्मासिस्ट का पेपर है, उसमें जो बजट वाले प्रश्न पूछे गए हैं वो पिछले साल के बजट से पूछ लिए गए हैं, तो उस हिस्से को छोड़कर बाकी सब पेपर बहुत आसान था और आपको हर क्लास में मैंने ये सब करवाया होगा। तो बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली बात नहीं है अगर आपको ये पूरे 35 में 33, 34 या 31 आ रहे हैं। जरूरी है कि आप और अच्छी तैयारी करते रहें और अच्छी अपना जो पकड़ है वो मजबूत बनाते रहें अपने सिलेबस पर। आज के लिए बस इतना ही। रही बात पीडीएफ की, तो मैं आपके पेड ग्रुप में पहुंचा ही दूंगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर मैसेज करिए और हम आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। जितने भी मैं आपको 35 नंबर के सेट करवा रहा हूं, उनका एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। वो 35 प्रश्न दिखते जरूर हैं, लेकिन उसमें कम से कम 70 से 80 प्रश्नों का कंटेंट होता है, क्योंकि मैं आपको डिटेल भी बताता हूं हर प्रश्न की 3 से 4 पॉइंट में, जिससे उस प्रश्न की क्वालिटी बहुत ऊपर चली जाती है। तो उन वीडियोस को देखिए। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए एक साहित्य का, हिंदी साहित्य का जो है, यूपी के हिंदी साहित्य है, उसका पूरा वीडियो बना के लाऊं, उसको पूरा संकलन लेके आऊं, जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाए। क्योंकि देखने को मिल रहा है कि हर प्रश्न पत्र में यूपी जीके में 1 से 2 प्रश्न आपके हिंदी साहित्य के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।